सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। और आज खबरें तो बहुत सारी हैं जिस पर हमें डिस्कशन करना है, चाहे वो सियासी खबरें हों या कोरोना की सूरत हाल हो या लॉकडाउन की मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल हो। लेकिन आज की जो बड़ी खबर आई है, पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और मैं चाहूँगी पहले उस पर ज़रा हम डिस्कशन भी करें, बात भी करें, लीगल एक्सपर्ट्स भी उनकी राय लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये एक बड़ा फैसला किया है। अब इस फैसले के बाद जो इनके किए गए फैसले थे उस पर क्या समरात क्या आएंगे, उस पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या रिव्यू पिटीशन पर जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं जाया जा सकता, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड हैं मियाँ दाऊद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मियाँ दाऊद, पहले मैं आपसे ज़रा बात करूँगी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने, उसकी इंतजामी कमेटी ने तमाम तर ज़ाहिर जब शवाहिद और तमाम तर तहकीकात जो थी वो मुकम्मल हुई तो ये फैसला सुनाया है। पहले ज़रा फैसले के हवाले से बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सुमैया, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी होती है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब थे। उन्होंने आज जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दी है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब जो हैं वो इंक्वायरी जज मुकर्रर हुए थे, जिन्होंने अरशद मलिक के इस सारे वीडियो स्कैंडल की तहकीकात की। अरशद मलिक की जो वीडियो लीक हुई थी उसका सारा कंटेंट का जायज़ा लिया। जज अरशद मलिक का जो माजी का सर्विस रिकॉर्ड था उसका जायज़ा लिया, और उसके अलावा जो उनकी ख़वातीन के साथ वीडियोस के हवाले से इंफॉर्मेशन थी उसका सारा जायज़ा लिया, और फिर जो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी उसका भी जायज़ा लिया। ये मुकम्मल 1 साल के बाद तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने ये रिकमेंडेशन दी कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, इसलिए इनको बरतरफ किया जाना चाहिए। ये केस फिर आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के सामने पेश किया गया, और जिसके बाद पूरी इंतजामी कमेटी ने, जिसमें 7 हाई कोर्ट के जजेस सीनियर मौजूद होते हैं, उन्होंने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की सिफारिश की। जब इनकी बरतरफी की मंजूरी हुई तो उसके बाद हमने जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनसे इस बात के ये डिस्कशन की कि अब इसके जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद जो नवाज शरीफ को अल अजीज़िया केस में सज़ा सुनाई गई है उसका स्टेटस क्या है। तो मेरी नज़र में और उन कानूनदानों की नज़र में अमली तौर के ऊपर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। लेकिन इसका एक प्रोसेस अडॉप्ट करना जो है वो सिर्फ बाकी रह गया है। प्रोसेस उसका ये अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है। अरशद मलिक की बरतरफी का जो नोटिफिकेशन है या फैसला है वो लेके नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक मुतफरक दरख्वास्त दायर करेंगे, जो बताया जा रहा है कि सितंबर की छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप करेगी। अच्छा। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या नवाज शरीफ की सजा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जानी है या फिर इसका दोबारा से रीट्रायल करना है। अगर इसका दोबारा से रीट्रायल करते हैं अल अजीज़िया के फैसले का, तो फिर भी पहले जो मौजूदा 7 साल की सजा है वो ख़त्म होगी, फिर रीट्रायल शुरू होगा। और अगर ये फाइंडिंग्स आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जो फैसला है वो डेफिसिट भी था, और जैसे कि मुस्लिम लीग नून का ये इल्जाम है कि अरशद मलिक ने दबाव के तहत आकर फैसला दिया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी सजा भी जो है वो भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर आपने भी बात की है, हम भी लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनकी जाहिर जो कानूनी राय होगी वो भी हम देखेंगे कि क्या हो क्या सकता है। पीजे साहब, बड़ी बातें फिर इस पर हमने देखा कि शुरू हो गई, सियासी बयानात आए, हुकूमती नुमाइंदों ने भी दिए और ये कहा कि ये अभी से खुशियां ना मनाएं नून लीग वाले, जिस तरह पहले मिठाइयां बांटी थी और उसके बाद फैसला आपके खिलाफ आ गया था। क्या देख क्या रहे हैं आप कुछ दिनों में, एक आध महीने में, क्या आपको नजर आ रहा है मंजरनामा बनता हुआ सियासी? सुमैया, या किसी को खुशी मनाने का तो वक्त ही नहीं है ये। मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन को भी रोना चाहिए और डिफेंस को भी रोना चाहिए कि आपके पास किस किस्म का एक बददयानत जज आया है और उसने क्या किया। ये एक टेंटेड और पेंटेड जज, बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे जो सीनियर जजेस हैं
हाई कोर्ट के उनका बड़ा पॉजिटिव फैसला आया, बिकॉज ऐसे जो गंदे अंडे होते हैं और जो गंदे लोग होते हैं ये आपकी जुडिशरी पे एक हर्फ उठवाते हैं और इसीलिए जुडिशरी पे बात होती है। मैं तो समझता हूँ जुडिशरी पे बात होनी नहीं चाहिए कभी भी। हमारे जजेस जो हैं दे आर रिस्पेक्टेबल पीपल, दे आर रिस्पेक्टेबल जजेस, और ऐसे जब लोग आ जाते हैं तो जुडिशरी इन ऑल कम्स अंडर क्वेश्चन। अब एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जस्टिस नसीम हसन शाह का, इनको मैंने एक दफा किया शारजा में इंटरव्यू, तो कहते नहीं जी मैंने तो इसको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया, 91 में मैंने कर दिया था। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा जी उससे पहले जो आपने भुट्टो साहब के साथ किया वो क्या था? वो नहीं जी फिर तो हम तो प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हमारी जॉब्स का मसला आता है। यार टू हेल विद योर जॉब्स, यू आर देयर, आप जिंदगी और मौत के रखवाले हो आप लोग। आप पे तो आप तो लास्ट रेजॉर्ट है एक आम आदमी के। अगर आप ही के अंदर से इस तरह की स्टेटमेंट्स एमिनेट होंगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी एक आम आदमी या कोई पढ़ा लिखा आदमी हो उसको एक फिर जुडिशरी पे एतमाद, जाहिर है वो एतमाद भी खत्म हो जाता है, वो जो एक अदम एतमाद की फजा है वो भी पैदा हो जाती है। लेकिन अब जो फैसले हैं उनका क्या होगा, जो उन्होंने फैसले लिए थे खास तौर पे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी सजा का जो फैसला था उसका अब क्या होगा। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनसे बात करते हैं। आरिफ साहब, जब उनको ही मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, तो फिर सजा का क्या होगा? क्या उसके खिलाफ जाया जा सकता है, नून लीग जा सकती है? क्या बताएंगे, क्या है इसके जो कानूनी राय है आपकी वो क्या है इस पर? पहली बात तो ये है कि जो जज का फैसला होता है उसका जज के साथ ताल्लुक उसकी जात के साथ बिल्कुल नहीं होता जब वो फैसला दे देता है। अच्छा। उसका ताल्लुक फिर उस रैकेट के साथ होता है जो एविडेंस के साथ होता है, और वो सारी जो उस केस में फैक्ट्स है उसको देखना होता है लॉ के मुताबिक सुपीरियर कोर्ट्स में कि क्या वो कानून के मुताबिक फैसला किया गया है या नहीं किया गया। मैं इस बुनियाद पर कि जज जो है वो जज नहीं रहा और उसको निकाल दिया गया है, उसके खिलाफ करप्शन के इल्जाम आता है, जो सूरत जा रहा है, इससे फैसला मुतासिर बराह रास्त आज खुद नहीं हो जाता। अच्छा। इसकी दो बड़ी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जो जजेस केस था उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ये जज जो थे ये इन्हें यूं समझा जाएगा पीसीओ जजेस जैसे ये पहले दिन से जज थे ही नहीं। तो यानी मतलब ये कि उसका मतलब ये हुआ कि जो सारा पीरियड उन्होंने गुजारा था जिसमें उन्होंने फैसले किए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो फैसले होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, वो उसी यानी उन्हें ख़त्म नहीं किया जाता। उनको ख़त्म उसी सूरत में किया जा सकता है जबकि सुपीरियर कोर्ट जो है जिसके पास अपील में हो जाता है, अगर वो देखती है कि इसमें कोई फ्लॉ है, कानून के मुताबिक अमल बराबर नहीं किया गया, कानून पर नहीं किया गया अमल, तो उसकी रोशनी में वो फिर वो फैसला करते हैं। तो ये केस जो है मैं समझता हूँ कि इसमें दो बुनियादी बातें जो सामने आएंगी। वो एक बात तो ये है कि जो दो केसेस थे, एक फ्लैगशिप वाला केस था और एक अजीजिया था। ये जज साहब जो है इनके किरदार का अगर असर होगा फैसलों पर तो और जेरे बहस आएगी तो दोनों हवालों से आएंगे। एक केस में इन्होंने फ्लैगशिप वाले केस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था और दूसरे केस में इन्होंने उन्हें सजा दी थी। और फिर इनकी जो एविडेंस है वो तीन तरह की एविडेंस है। एक वो इनकी वीडियो है जिसमें इन्होंने अपना बयान दिया है, एक वो वीडियो है जिसमें इनके खिलाफ यानी इनका वो उन्होंने दिखाई है कि जी ये जज साहब का कैरेक्टर से मुताबिक, और तीसरा इनका वो एफिडेविट है और वो बयान है। इस सब कुछ को अगर देखा जाएगा तो इस पूरे सियाकोस बात में देखा जाएगा कि जज साहब जो कहते हैं कि जी मैं यानी उस चांसे में आ गया था या मुतासर हो गया था या ब्लैकमेल हो गया था, तो वो ब्लैकमेल होने के नतीजे में जो उन्होंने बरी कर दिया था वहां भी ब्लैकमेल यकीनन ब्लैकमेल हुए होंगे। और जिसमें तो क्या रीट्रायल हो सकता है इन केसेस का आरिफ साहब? ये इसका ट्रायल नहीं होगा। अच्छा। ये इसका यही होगा कि ये केस जो है इसका जो एविडेंस आ गई है, एविडेंस तो वही रहेगी जो रिकॉर्ड पे आ चुकी है। सही। इसको देखा जा सकता है, यानी इसमें इसे वापस भेजा जा सकता है इस केस को दोबारा फैसला करने के लिए उसी एविडेंस की रोशनी में, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है ये मामला रिव्यू का, तो वहां पर भी दरख्वास्त दायर की जा सकती है नून लीग की जानिब से। ये ऑप्शन है। वहां दरख्वास्त दायर करने वाले को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। दो तरफा जिम्मेदारी है। पहला ये है कि क्या उसका जो उसने बेनिफिट लिया है यानी वो भी तो वापस जाएगा,
ये जहाँ वो बरी किया गया। और दूसरा ये है कि उसका अपना किरदार जो है, जो उसने जज को ब्लैकमेल किया है, जज के साथ ताल्लुकात कायम किए, जज को पैसे दिए और जज के साथ मुलाकातें की है, ये सारे का सारा अमल जो है ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो और सिर्फ जज जो है वो तो घर चला जाए और उसका जो बेनिफिट लेने वाला है या जिसने ये सारा कुछ किया है वो जनाब उसको एस्कॉर्ट फ्री छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इस सारे को देखा जाएगा, इस सारे पूरे तराजों में। और अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस बात पे कोई ज्यादा रिलाई किया हो इसमें अपील में। ये जो अपील में अभी तक उन्होंने इस पे ज्यादा कोई जोर नहीं दिया, ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन उनकी तरफ से आई है। नवाज शरीफ मियां दाऊद शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी दाऊद कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सुमैया, नहीं, मैं एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि इसका रीट्रायल नहीं होगा या नहीं होगा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं जिससे हमने रहनुमाई लेनी है। एक तो मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का फैसला है इसी वीडियो के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस ऑब्जर्वेशन देते हुए डिस्पोज ऑफ किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी। उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो वो इस वीडियो में जज अरशद मलिक के एतराफ के बाद कि उन्हें दबाव के तहत उनसे फैसला करवाया गया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पूरी की पूरी नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार दे सकती है। और इसके अलावा अगर इससे भी पीछे माजी में जाएं तो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो रहनुमाई के लिए हमारे पास मौजूद है कि माजी में भी मलक कयूम साहब की एक ऑडियो टेप जो है वो सामने आई थी, जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए थे कि उन्होंने दबाव के तहत आकर और सिफारिश में आकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और आसफ जरदारी साहब को जो है वो सजा सुनाई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट, तो आरिफ साहब क्या वाकई कोई लिंक बनता है इसका? और 11 जुलाई के बयान हल्फी में तो मौजूद है। चले गए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी आरिफ साहब जी, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे अपने फैसले में लिख दिया है कि जज अरशद मलिक का जो बयान हल्फी है, एक करके जवाब। उसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती कि आपने उसकी बात की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक करके जवाब दें। जी दाऊद, आपकी बात पूरी हो गई। जी आरिफ साहब बोलिएगा आप। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दाऊद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो केस का हवाला ये दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता इस बात से कि अगर वो इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये एविडेंस जो है वो इस तरह की टेंटेड जजमेंट है और इसमें जज मुतासर हुआ है आसता पे, तो वो ऑप्शन उसके पास ओपन है, चूंकि वो अपीलेट कोर्ट है और अपील जो होती है वो कंटिन्यूएशन होती है ट्रायल की। तो यानी जो ट्रायल में जो चीज चल रही है अपील में भी उसी तरह उसे देखा जा सकता है। लेकिन असल बात जिसकी तरफ उन्होंने इशारा दिया है वो बड़ी वाज़ेह करना जरूरी है कि जो पहले क्यू वाला केस था और अरशद उस वक्त जस्टिस राशिद अजीज साहब वाला केस, तो उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि जी हमने दबाव के तहत फैसला, उनका कोई अपना बयान ऐसा नहीं आया था। हुआ ये था कि वो जो टेप थी उसको उन्होंने इनकार नहीं किया था। जो उन्होंने जो टेप पेश की थी कि जनाब के इनके जो थे अपना नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, उनकी गुफ्तगू हो रही थी जज के साथ कि मलिक यूम साहब के साथ कि इसे कितनी सजा देनी है, भाई साहब क्या कहते हैं अपना, वो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया था, उसे उन्होंने ऐसा एडमिट कर लिया था। ये मतलब ना इसकी कोई तब्दील नहीं आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है 20 अगस्त की, वही समाअत का मैं भी हवाला दूं कि अगर आप दरख्वास्त दायर करेंगे तो ही वीडियो जो है वो सूदमंद साबित होगी, फायदेमंद साबित होगी, तो दरख्वास्त अगर दायर की जाएगी और फिर ये आज का फैसला भी लगाया जाएगा तो फिर क्या फायदेमंद साबित हो सकती है नून लीग के लिए? आज के फैसले की तो कोई इस लिहाज से उसके ऊपर कोई असरात नहीं है। असल मामला तो जो है वो उस एविडेंस का है जो सामने आएगी उनके पास होगी, जिसको उन्होंने हाई कोर्ट में देखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। जी लास्ट पॉइंट दे दीजिएगा अपना। दाऊद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आरिफ चौधरी साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वो एविडेंस जो है वो बरकरार रहेगी और जो नवाज शरीफ को बरी किया गया था उसका भी रीट्रायल हो सकता है और जो अजीजिया का रेफरेंस है जिसमें उनको सजा दी गई थी उसका भी रीट्रायल हो सकता है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो आरिफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जज अरशद मलिक का किरदार कोई नहीं रहा, बीच में उनकी बरतरफी का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो केस ही इनका सारा ये है नवाज शरीफ का कि जज अरशद मलिक ने दबाव के तहत आकर ये फैसला दिया। बात अब इससे आगे चलनी चाहिए कि वो कौन से लोग थे, इमरान खान था, नवाज शरीफ था, कौन था जिसने अरशद मलिक को दबाव के तहत
लाकर फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले क्लियर कट मौजूद हैं, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाएं बाएं नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक के जो बयान हल्फी था उसको जो है वो झूठा करार दिया और कहा कि ये इसने इतराफ़े जुर्म किया है। तो इसके बाद ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि जो जज अरशद मलिक की बरतरफी है उसका फैसले के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अमली तौर के ऊपर तो ये चले उस पर तो असर पड़ेगा, लेकिन आज शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट भी किया है, दाऊद जरा मैं उसका भी हवाला दे दूं, जिसमें शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार हैं, जिनमें से एक तो अरशद मलिक जो कि खुद बरतरफ हो गए। अब इस खेल का दूसरा किरदार है मरियम सफदर, जिसने जज की नाजिबा वीडियो इस्तेमाल की, अपील पसंद शहजाद अकबर साहब की। हाँ, शहजाद अकबर साहब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब के केस के फैसले में उन्होंने बिल्कुल वाज़ह तौर पे कह दिया कि इस बंदे की जो सारी लीगैलिटी है उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। बेसिकली तो शहजाद अकबर मलिक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जज अरशद मलिक ने जो कहा कि मुझे दबाव के तहत मुझसे फैसला लिया गया, वो जज अरशद मलिक पे दबाव डालने वाला बंदा कौन था? वो इमरान खान था या वो कोई और बंदा था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला? तहकीकात इस बात की होनी चाहिए। सही पॉइंट आपका आया कि अब तहकीकात जब होगी तो कौन लोग होंगे जो इसके घेरे में आएंगे। राइट, मैं चाहूंगी आपका भी आखिरी मौक़िफ़ आ जाए पीजे मीर साहब कि अब होगा क्या, क्योंकि अरशद मलिक जो थे शाहिद खान अब्बासी के दौर में ही आए थे, फिर नून लीग ने इनके खिलाफ वीडियोज लेकर आई और फिर ज़ाहिर मरियम सफदर का नाम भी लिया जा रहा है। तहकीकात होंगी तो क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले सुमैया, जब हम लीगैलिटी की बात करते हैं उस वीडियो के अंदर है कौन है? उसके अंदर है नासिर भट्ट, जो कौन है, जो कि बहुत लॉयल सपोर्टर है नवाज शरीफ का। अब ये तो इम्प्लीकेट ही कर दिया नवाज शरीफ को बेचारे को कि वो आदमी उसको वहां बैठा दिया, नवाज शरीफ का राइट हैंड मैन आप कह लो, क्लोज कॉन्फिडेंट आप कह लो, और फिर आप वीडियो आगे लेके जा रहे हैं और उसी जज के साथ वीडियो लेके जा रहे हैं जिसने आपका फैसला किया या करना था बाद में। सो आपने तो केस को खुद खराब कर दिया इस वीडियो को बाहर निकाल के। सो दिस बिकम्स अगेन अ डेंजरस सॉर्ट ऑफ I tell you a placement for the defenders। अब बात आती है इसका आगे होगा क्या? आप मुझे बताओ सुमैया, आज हमारे पास भुट्टो साहब के जो पीपल्स पार्टी रो रही है कि भुट्टो साहब को he has been convicted on paper on file as a murderer। मेरे पास पढ़ी है वो, मेरे पास अभी तक उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पड़ी हुई हैं। द क्वेश्चन इज कि कोई नहीं पूछता, सब चले गए, कहानी खत्म। बात आती है कि आप क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दाऊद और चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, ये इसमें वजन है दोनों साइड्स पे। आप केस खोलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिवर्स की जा सके चीजों को। जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं उसका एक दूसरा एंगल भी होता है और उस एंगल से भी हमें देखने की जरूरत होती है। हुकूमती मौक़िफ़ इस पे क्या है? उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब, थोड़ा सा लेट हो गए आप, काफी हमने डिस्कशन की इस पर, हमने कुछ कानूनी राय भी ली। अब क्या ये केस, अब तो हमें समझ में आ गया कि इसका नहीं हो सकता कि आज सरे 9 इस केस को देखा जाए, लेकिन अब 2 किरदारों की बात शहजाद अकबर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन किसने दबाव डाला? जो बयान हल्फी है जज अरशद मलिक का, वो तहकीकात अगर होंगी तो वो नाम सामने आएंगे। खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको किस तरह ले रही है? खुशियां मना रहे हैं आप लोग या फिर कह रहे हैं ठीक है बस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आज के दिन जब जज अरशद मलिक साहब को एक मिसकंडक्ट के ऊपर या उनकी एक नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर आज उनको हाई कोर्ट ने हटा दिया है, तो असल में उसका असल मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एक आदमी ने एक पार्टी के कहने पे, एक मोहतरमा के भेजने पे एक जाके उनकी वीडियो बनाई। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जब एक वो मुदई थे, एक मुदई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे नासिर भट्ट साहब, वो किस तरह जाके जज साहब को मिले, और सारी जो उनकी प्रोफेशनल ऑडेसिटी है जो सारी ऑन स्टेज चली गई। तो ये देखना पड़ेगा कि 2 केसेस के उन्होंने फैसले किए, अल अजीजिया का और फ्लैगशिप का। फ्लैगशिप के अंदर उन्होंने उसी मुदई जिसके वो फ्रंटमैन को मिल रहे थे, जिसके मुताबिक बाद में ये हमें बताया गया कि वो सऊदी अरब में भी उनसे मिलते रहे हैं, एक फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बरियत दे दी, दूसरे में उन्होंने बड़ा कमजोर फैसला देके सजा दी। आज असल में करने वाली बात यह है कि अगर जज अरशद मलिक साहब का कंडक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा और उनको हटा दिया गया, तो वो लोग जिन्होंने उनकी वीडियो बनाई थी जी, वीडियो को एडिट करके
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। और सुमैया आपको याद रहे कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया तो वहां पे जाके मुस्लिम लीग नून ने इस वीडियो की मलकियत यानी ओनरशिप से बिल्कुल पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ओरिजिनल हमें वीडियो दे दीजिए। देखिए ये वो पाकिस्तान की सियासत के बदबूदार, मुतफ़्फ़न और शर्मनाक किरदार हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले से लेके क्वेटा रजिस्ट्री तक के वाकयात किए, जो एक लाहौर हाई कोर्ट के जज को, मलिक साहब को फोन उठा के किया करते थे कि हमारे हक में फैसले करो। ये वो लोग हैं जो जजेस की वीडियो बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो जजेस की वीडियो बना के अपनी मर्जी की एडिट करके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डालते हैं। आज जो अदलिया और उसके फैसलों को सही लेटर एंड स्पिरिट के अंदर तब माना जाएगा जब एक आदमी जिसको एक वीडियो आने के बाद हटा दिया गया, वीडियो बनाने वाले और उसके पीछे के मुहर्रकात को भी जब तक सजा नहीं मिलेगी, जाहिर है ये बात नहीं होगी। पॉइंट आपका आगे है, बिल्कुल सही पॉइंट आपका आगे। थोड़ा आगे बढ़ना है और जाहिर ब्रेक का भी वक्त करीब है, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात जरा मैं -1 फॉर्मूले पे कर लूं। ये कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है नाजरीन, फॉर्मूला पिछली हुकूमतों में भी आजमाया गया, कई जमातों के साथ आजमाने की कोशिश की गई, कहीं कामयाबी मिली, कहीं नहीं मिली। अगर हम बात करें MQM से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक, यानी कि आज तक -1 की बात होती रही। खुद आसिफ जरदारी के खिलाफ भी -1 की बात होती रही, लेकिन जब इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर -1 की बात की तो फिर सवाल ये उठा कि खुद वजीर आजम क्यों कर रहे हैं -1 की बात। ये -1 की आवाज आ कहां से रही है? फिर जाहिर रद्द-ए-अमल भी शुरू हुआ, फिर शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं कर रहे, ये तो अपोजिशन कर रही है। तो जरा मैं आपका पीछे साहब, मैं आपका इस पर मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। ये कोई नई बाज़गश नहीं है, ये पिछली हुकूमतों में भी आई, MKM के लिए भी हुआ, पीपल्स पार्टी के लिए भी हुआ, नून लीग के लिए भी हुआ, ऑफर्स भी दी गई। लेकिन आज अगर ये बात की जा रही है तो इसके पीछे मुहर्रकात क्या लगते हैं कि वज़ीर आज़म खुद -1 की बात क्यों कर रहे हैं? दबाव में है क्या वज़ीर आज़म? सुमैया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक नैरेटिव उठाया है। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने अभी रेफरेंस ही दे दिया, आसिफ जरदारी का दिया, नवाज शरीफ का भी हो गया, शहबाज शरीफ का भी एक वक्त में हो गया हुआ था, इसका अल्ताफ हुसैन का हो गया, इसका इमरान का हो गया। किसी पहले प्रेडिसेसर ने या प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना 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 -1 तो हो नहीं सकता। इमरान डजंट केयर, वो आया है काम अपने मिशन के लिए। उसने कहा अगर -1 है तो -1 है, लेकिन मेरा जो प्लान है, मेरा जो विजन है करप्शन खत्म करने का, वो वही रहेगा। लेकिन इसके साथ आप आगे चलें। यू रियली थिंक कि पीपल्स पार्टी विदाउट जरदारी, नवाज शरीफ विदाउट ये PMLN विदाउट नवाज शरीफ एंड PTI विदाउट इमरान हो सकता है? लेकिन मैं ब्रेक ले लूं आपका यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मियां दाऊद, बहुत शुक्रिया जो आप बात कह रहे हैं। अभी एक पर्सपेक्टिव है जिसमें ये भी कहते हैं PTI के लोग कि बगैर इमरान खान तो कुछ नहीं है, इमरान खान के बगैर तो कोई तस्वुर ही नहीं है पार्टी का। तो ये भी एक है बात, इस पर हम जरा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक टू द शो। हम -1 फॉर्मूले बात कर रहे थे कि माजी में इस -1 फॉर्मूले को आजमा के कुछ फायदा नहीं हुआ जमातों को। अगर आज इमरान खान ये बात करें और PJ मीर साहब, मैं चाहूंगी अपनी बात कंटिन्यू करें, लेकिन वही बात जो मैंने ब्रेक से पहले की उसको ऐड करें कि अभी भी पीपल्स PTI के लोग ये कहते हैं कि बगैर हमारे लीडर के हमारी भी जमात जो है वो नामुकम्मल है, तो इमरान खान को तो हटाने की बात नहीं हो सकती। ये तो इमरान खान ने खुद कहा है। अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, पीपल्स पार्टी, PMLN, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान, इनमें डिफरेंस है। अल्ताफ हुसैन का कोई आप कह लो सक्सेसर नहीं है, ना ही इमरान का कोई सक्सेसर है। इन कंपैरिजन उन दोनों के सक्सेसर्स हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं। ओके, आपने डिसाइड करना है कि आप डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स लेके आएंगे या एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लेके आएंगे। ये मैंने पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर से पूछा हुआ है, मैंने PMLN वाला से पूछा हुआ है। लेकिन द क्वेश्चन इज, नहीं जी वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। ओके, देन सो बी इट। अगर इफ दे आर केपेबल, ग्रेट। बात आती है आज इमरान की। ये इमरान की क्यों आती है? क्योंकि यही बात आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी की हुई है, यही बात आपने PMLN के साथ भी की हुई है, बिकॉज इन दोनों ने गवर्नमेंट्स रन की हुई है। PTI तो आज ही आई है ना, ये तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो भी चला रहे हैं, इनकी जो लेगेसी के अंदर आया है, ये उसी को आप कह लो मैनिपुलेट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। दिस इज ऑल देयर इज दे कैन डू।
अब ये जो गवर्नमेंट है जिसको आपने हमें क्रच में जाना है कैंसर पे, ये जो गवर्नमेंट है इसको मुसीबत पड़ गई है अभी। एक तो FATF की पड़ गई भी थी, वहां से आपको काफी नुकसान क्या, आपको रेगुलेटरी एक बॉडी के अंदर आना पड़ा, फिर आपके पास एक पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के अंदर अब इसमें PTI का या PMLN भी होती या PPP भी होती, उनका क्या कसूर है? ये एक नेशनल डिजास्टर, इंटरनेशनल डिजास्टर आया है, लेकिन ये अब प्रॉब्लम क्यों आई है सुमैया? बात सुनने की ये है कि आप और मैं, खैर हम तो देते हैं दोनों, लेकिन आप और मैं एज बहसियत एज शहरी हम तो टैक्स देना पसंद ही नहीं करते। अब आप मुझे बताओ, इमरान, जरदारी या नवाज शरीफ या कोई भी आएगा क्या अपनी जेब से पैसा देगा? वो तो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट चलती है पूरी दुनिया में। इसीलिए आज आपका वेस्टर्न जो ममालिक है वो बेल आउट कर रहे हैं इन बिलियंस, क्योंकि लोगों के टैक्स पड़े हुए हैं। आपने यहाँ, आपका तो टैक्स कलेक्शन ही खराब है, आपका टैक्स मेथड ही खराब है। तो इस पे हमने इस पे फ्यूचर के लिए बात करनी है। बदकिस्मती ये है सुमैया, हम बैठते हैं यहाँ या गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करते हैं या कोई उधर से आता है वो अपोजिशन का बेड़ा गर्क करता है। यार दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों को चाहिए कि आप वो संजीदगी से बात करें कि आज जो कल के हुक्मरान है, आज के हुक्मरान बिल्कुल। और जमहूरियत की बात करें ना, जमहूरियत तो पनपने दी ही नहीं गई हमारे मुल्क में। तो अगर आप लोग खुद सियासी जमाते हुए जमहूरियत की ही बात नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत किस तरह से चलेगी तसलसल के साथ? यही बात मैं आपसे करना चाहूंगी उस्मान साहब। -1 की बात कहाँ से शुरू हुई? पहला सवाल तो ये। फिर इमरान खान साहब ने खुद ये बात क्यों कही? क्या जरूरत क्या पेश आई उनको ये -1 की बात करने की? जी उस्मान साहब को मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, उस्मान साहब को मेरी आवाज नहीं, ये मसला हल करवाऊं। लेकिन देखिए बात यही है और बार बार मैं यही बात कर रही हूं कि -1 फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको आए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, उनके वजीर आजम, उस जमात के वजीर आजम, इस मुल्क के वजीर आजम क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्या जरूरत क्या पेश आई है? उस्मान साहब, क्या जरूरत पेश आई वजीर आजम को फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके -1 की बात करने की? क्या वजह थी इसकी? अच्छा सुमैया, जब मैं सिर्फ चाहूंगा कि जैसे अभी 1-2 मिनट आप मुझे दें ताकि मैं इस पूरे पर्सपेक्टिव को क्लियर करूं। वैसे तो सारी लीडरशिप ने बारहा इसको क्लियर किया है। देखिए, क्योंकि पिछले तकरीबन 2-3 माह से जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि लफाजी के लिए, ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ के जो लीडरान हैं, सो कॉल्ड, किसी के वालिद साहब अंदर हैं, किसी के चचा अंदर हैं, किसी के भतीजे भागे हुए हैं, किसी के भाई भागे हुए हैं, किसी के पिछले सारे जो खानदान है वो टब्बर का टब्बर चोर निकल आया है। ये सारे मिलकर समझते हैं कि इमरान खान ही एक वाहद आदमी है जो शायद इत्तेसाब की बात करते हैं। इमरान खान ही शायद वो वाहद आदमी है, अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा तो नस्लों तक का रोजगार खुल जाएगा। तो इमरान खान जो पिछले 2-3 महीने से जो अपनी बार एक नैरेटिव बना रही है कि शिल्पी इमरान खान से इत्तेसाब करना चाहते हैं, इदारे तो करना नहीं चाहते, तो वज़ीर आज़म उसको पुश करते हैं। तो इमरान खान के सच्चे आदमी हैं, वो ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियंस नहीं है जो आपके बिल्कुल रवायती जो कम्युनिस्ट की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान ना भी रहे वजीर आज़म तो इसके बाद जो लीडरशिप आएगी वो भी इख्तिलाफ पे ऐसे ही डट के खड़ी होगी। तो अपोजिशन जो है किसके खिलाफ? सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ क्यों डट के खड़ी होगी? जब अपने ही लोग पैसे बना रहे हैं, अपने ही लोगों के नाम आ रहे हैं, रिपोर्ट्स में नाम आ रहे हैं, तो फिर ये तो नहीं कहना चाहिए कि अपोजिशन के खिलाफ डट के खड़ी होगी, बल्कि उस हर शख्स के खिलाफ डट के खड़ी हो जो कि करप्शन कर रहा है, चाहे वो अपने ही लोग क्यों ना हो। उस्मान साहब, अपोजिशन का लफ्ज जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल किया, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली आज तक मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ सुमैया, ये टेलीविजन पे अक्सर कहा जाता है जी हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं, कोई एक आदमी मुझे बता दीजिए जो हमारी हुकूमत का हिस्सा है, वजीर आजम के खानदान से ताल्लुक रखता हो। नंबर 1, कोई एक आदमी जो इस हुकूमत का हिस्सा है उसने कोई मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉड से लिए हुए हैं, जो 56 कंपनियों टाइप को काम कर रहा है, जिसने मुश्ताक चीनी से फ्रंटमैन रखे हुए हैं। देखिए इस अपोजिशन का मसला क्या है, इन्होंने इमरान खान की बहन के ऊपर बेहुदा और कभी इल्जाम लगाए हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी को इक्वल करने के लिए। अगर अलीमा खान के ऊपर एक बात भी साबित कर सकते हो, इनको कोर्ट में जाना चाहिए। मेरा वजीर आजम, मेरा लीडर, चले आपका पॉइंट आ गया। अभी कहते हैं ये कोर्ट में जाएं और साबित करें। अभी IPPs के नाम पर अरबों रुपए बनाए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब का नाम आ गया है, उस्मान बुज़दार का नाम आ गया, असद उमर का नाम आ गया है, कोई पूछने वाला नहीं, नदीम बाबर का नाम आ गया है। चले सर, सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर आपका पॉइंट है, मैं भी कुछ बता दूं।
सर मेरी सुन लें, फिर अपना पॉइंट दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ये तब्दीली जो आप लोग लाने की कोशिश कर रहे थे ना, उस पर अब तक नुकसान कितना हो चुका है हमारे मुल्क का, जरा मैं वो बता दूं, फिर आप अपना पॉइंट दीजिएगा। तो PMLN के दौर में 2 रुपए पर डॉलर था नाजरीन, जो 167 पर अब आ चुका है। जो सोने की कीमत थी वो 52,000 पे थी, 1,04,000 रुपए पर आ चुकी है। GDP ग्रोथ थी 5.8%, जो कि सिफर पे आ गई है, यानी कि माइनस पर आ गई है, -0.4% पर। और जो चीनी की प्राइस थी, इस पर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, जो कल भी मैंने बताया था कि चीनी कम कीमत पर खरीदी जा सकती थी। जो तमाम तर शुगर मिल्स थी उन्होंने ऑफर की थी कि 70 रुपए पे खरीद लो, लेकिन नहीं खरीदी गई और वही चीनी 78 रुपए पे उठाई गई महंगे दामों। उसकी कीमत 52 रुपए थी, जो 85 रुपए की बिक रही है अभी तक। कल भी मैंने आपको आटे की कीमत बताई थी कि 45 रुपए का इजाफा किया गया है 2 महीने के लिए। तो ये 710 रुपए कीमत थी 20 किलो के थैले की, जो कि अब 1150 रुपए हो चुकी है। कल वो थोड़ी कम हुई है। कुकिंग ऑयल की कीमत 740 रुपए थी, जो कि 1300 रुपए हो चुकी है। इसी तरीके से दाल, माश, मसूर सब पे प्राइस बढ़ चुके हैं। गैस के जो LNG थी उस पर भी प्राइस बढ़ चुके हैं। ये बहुत सारे, पूरा मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। तो उस्मान साहब, अगर आप लोग तब्दीली ला रहे हैं तो ऐसी लाएं कि आवाम सह सके, उनका सांस ना बंद हो जाए। अच्छा सुमैया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपने वही लिस्ट उठा के अवाम के सामने पढ़ दी है जो लिस्ट मरियम औरंगजेब ने पढ़ी है। अब मरियम औरंगजेब, अब सुने, मरियम औरंगजेब और सुमैया में जमीन आसमान का फर्क है। सुमैया एक पढ़ी लिखी मुहज्जब खातून है जो वो लिस्ट है जो हकीकत है। मरियम पढ़े या मैं पढ़ूं? मैं भी सुमैया सुने, अगर ये हकीकत होती मैं कभी इस तरह बात ना करता। मरियम औरंगजेब और उनकी पार्टी कतरी लेटर क्या गोल्ड की कीमत ये नहीं है? डॉलर 167 पे नहीं है क्या? 1,04,000 रुपए का सोना नहीं बिक रहा? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? भैया अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मेरे ख्याल में मैं अपना लॉजिक इस्टेब्लिश कर पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। आप मैं ये कहने लगा हूँ, देखिए इस सारे जो आपने प्रैक्टिस को अप करके बताया है, आप अगर एक बात करती जो कि असल में मैंने आप करके बताया है। मैं आपको, देखिए मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको बता दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुमैया, देखिए जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा कभी दोबारा पाकिस्तान में नहीं आएगी, उस हुकूमत के अंदर डॉलर की प्राइस को फिक्टिशियसली नीचे रखने के लिए पाकिस्तान के कौमी खजाने से हमारी जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर से 40 अरब रुपए का 40 अरब डॉलर निकाल के मार्केट के सिट्टे में फेंके गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब ये मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि और ये डॉलर की कीमत बढ़ने 240 अरब रुपए कर्जे का जो इजाफा हो गया है वो किसकी गलती है? देखिए आप मुझे पहली बात तो मेरी समझ लीजिए कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डॉलर की प्राइस को इसाजदार ने फिक्टिशियसली जाली तौर पे एस्टैब्लिश रखने के लिए, कायम रखने के लिए 40 अरब डॉलर जो थे वो झोंक दिए। आप मुझे बताएं कि जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो प्राइसेस को अप आना था, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये भी जरूर याद रखिए कि मुस्लिम लीग नून ने सर, मैं सब याद रखूंगी, मैं बार बार सवाल करूंगी, सब कुछ याद रखे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसर साहब। मैं भी याद रखूंगी, रखेगी कि कहाँ किससे गलती हुई है। हमारा काम है आपकी गलती की निशानदेही करना और आपसे सवाल करना। खुदारा ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, ये वही कीमत है जिस कीमत पर आवाम चीजें खरीद रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में अफसोसनाक हादसे का जिक्र करेंगे जहां पर कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया और एक वैगन जो है वो ट्रेन की जद में आ गई। अब तक 20 अफराद के जाँ बाग होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है जहाँ पर यह हादसा रोनुमा हुआ? जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ? कितने लोग जख्मी और कितने लोग जाँ बाग हुए? अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा खान हमारे साथ जाए हादसा से मौजूद है। मुस्तफ़ा, जब आपने हमें कुछ देर पहले बताई थी सूरत हाल, तो 20 अफराद जाँ बाग हुए थे और रेस्क्यू का अमल जारी था। अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो अमदादी कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम डेड बॉडीज़ को जो है यहाँ पर GH की शगुपरा में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको बात बता चलूँ कि
जख्मियों में एक जख्मी जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो भी जाँ बहक हो चुका हुआ है, और अब हलाक होने वालों की तादाद जो है वो 21 हो चुकी हुई है। मेरे साथ इस टाइम एक उनके वारसीन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना। जी बताइएगा, क्या आप बड़े अफसोसनाक वाक़े में इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है यहाँ पर? बस ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक वाक़या है। एक ऐसा वाक़या हुआ है कि हमारी ज़िंदगी को उसने तबाह कर दिया है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इंतज़ामिया के हवाले से। जब हम मौका पे पहुँचे तो बहुत अच्छे से इंतज़ामात हो रहे थे। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ थी, उनके ऑफिसर थे, उसके बाद DPO इलाके के, शेखपुरा के इलाके के DPO, DC साहब, बाकी जो इंतज़ामिया थे, बहुत शुक्रगुज़ार, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया, हमें हौसला दिया, हमें पानी पिलाया। और जितने भी थे ये सारे मेरे रिलेटिव थे। क्या ये सारे सब एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और आपकी क्या लगती है? जी बिल्कुल, ये मेरे जितने भी थे फूफा और फुप्पड़ और फुपियाँ थीं। ये मेरे जो अंकल थे उनकी डेथ की 40वें पे आए थे, जो कि कोरोना की वजह से उनको डेथ हुई थी, तो उनके 40वें पे आए थे पेशावर से। जितने भी रिलेटिव थे सारे पेशावर से आए थे। वापसी पे ये जहाँ पे हमारा गुरुद्वारा सच्चा सौदा है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज़ियारत करके फिर हमने पेशावर निकलना है वापस। पेशावर से आए थे कल रात को, आज उन्होंने दोबारा पेशावर जाना था, लेकिन रास्ते में अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ से फाटक क्रॉस करते हुए तो वैन को उसने ट्रेन ने हिट किया, तो सारी यानी जितने भी तादाद थे, टोटल 27 तादाद थे, उसमें से 21 के यानी कि मौत हो गई है और 6 पेशेंट ठीक है, अभी स्टेबल है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि 6 से ज़ायद जो है यहाँ पेशेंट DH की हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है वो उनकी तबीयत जो है स्टेबल बताई जा रही है, और उनको यहाँ पर जो है मेडिसिन के साथ साथ जो है आपको मैं बता दूँ कि सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद जो है इस टाइम DH की हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा, आपने हमें अपडेट किया और वहाँ पर जो ज़ाहिर जो लोग थे, लवाकिन थे, उनसे भी हमारी बात करवाई। PJ मीर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं। अगर 11 माह हम देखें इस हुकूमत के, तब तक 79 छोटे बड़े हादसा हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जून 2019 में हुए और ज़्यादातर हमने देखा कि फाटक ना होने की वजह से या फिर सही रेलवे ट्रैक ना होने की वजह से हादसा हुए, लेकिन कोई काम खास हुआ नहीं है। क्या कहेंगे आप? इसमें इसके 2 आंसर्स हैं। एक तो सबसे पहले मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। ये इसमें 20-25 सिख बैठे हुए हैं। अगर ये सिखों का यहाँ नुकसान होता है, इमेज किसका खराब होता है? पाकिस्तान का। आपने स्टॉक एक्सचेंज पे एक अटैक देखा है, इमीडिएटली आपने इस हादसे को आप एनालाइज करें। मेरी नजर में ये सैबोटाज हुआ है, ये जो 5th कॉलमिस्ट है इनकी वजह से। लेकिन ये तो एक आप कह लो कि एक assumption हमने कर ली है, लेकिन इससे पहले जो आपका सवाल आता है उसके अंदर हमने assume करना है कि सर्वेलेंस किधर है, आपकी सिक्योरिटी सर्वेलेंस, वेदर देयर वाज सिक्स और एनीबॉडी एल्स, आपकी सर्वेलेंस कहाँ है, आपका ट्रैक मेंटेनेंस कहाँ है? सुमैया, आपको पता है कि कराची का रेलवे स्टेशन, लाहौर का रेलवे स्टेशन, रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, ये कौन बना के, अंग्रेज बना के छोड़ गया? आपने क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे बताया ना आप? कुछ नहीं। यहाँ आप नारे लगा देते हैं रेलवे ठीक हो गया, कभी PMLN लगाती है, एक पुरानी ट्रेन दूसरी नई ट्रेन से जोड़ के हम ट्रेनें बनाते रहे, नई ट्रेनें चलाते रहे, लेकिन हमने अभी कभी ये नहीं सोचा कि भाई इन ट्रेनों की भी कुछ मरम्मत होती है, ये मशीनें हैं, ये ट्रैक्स हैं, इन पे नहीं सोचा हमने। बिल्कुल, हमने क्वालिटी को देखा नहीं ना। सुमैया रिजवान जा रही है ट्रेन के अंदर, वो वही पैसे दे रही है एक बिजनेस क्लास के। फैसिलिटी क्या है? 0-0। और भाई तुम क्वालिटी दो पाकिस्तान के अंदर। हमारे पाकिस्तान में क्वालिटी नहीं है, पैसे ले लेंगे, क्वालिटी कोई नहीं है। तो इसके साथ मैंने हमेशा प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, मैंने इमरान को कही दो, मैं कहा यार मार्केट रेगुलेटर्स लेके आओ, मार्केट मॉनिटरिंग करो, क्योंकि आप एक प्राइस एक जगह है, दूसरी प्राइस दूसरी जगह है, और क्वालिटी एक आम आदमी को नहीं मिल रही है। आज की बात नहीं है, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। तो हमने लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव को देखना है जहां आवाम की बेहतरी हो। हम नहीं कर रहे। जो सियासतदान आता है, वेदर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, ओ जी हम ये कर देंगे, हम ये, लेकिन बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर एक हादसा होता है और आप सिर्फ कार्रवाई का हुक्म देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका PJ मीर साहब। जाते जाते मैं भी यही इस हुकूमत को ये कहना चाहूंगी कि जब कोई हादसा होता था, आप पिछली हुकूमतों के वजीरों को आप मुस्ताफ़ी होने कहते थे। यहाँ पर मुस्ताफ़ी होना छोड़ें, लेकिन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें ताकि जो ये हादसा हैं ये ना हो, कीमती जानें ज़ाया ना हो। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पीट्स को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।